गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरी टाइम जब भी आप इसको देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हम थे पार्टनरशिप रिटायरमेंट कम एडमिशन के क्वेश्चंस पे, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर किया था, यस दिस वन, क्वेश्चन नंबर 23, होपफुली 23 और 22। लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास आया था कि यहाँ पे अगेन जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया हुआ है वो इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से आपके स्टडी मटेरियल में किया हुआ है, जिससे हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था। लेकिन अगेन मैं आपको बोल देता हूं कि आपके स्टडी मटेरियल में जो ये सॉल्यूशन दिया है दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। मैं कॉन्सेप्चुअली स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन को करेक्ट प्रूव नहीं कर सकता, करेक्ट जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे जब हम गुडविल की बात करते हैं तो इट्स वेरी मच क्लियर कि any goodwill that is purchased by payment of cash at the time of purchasing running business can be shown in the balance sheet। सिर्फ वही गुडविल बैलेंस शीट में शो हो सकती है। लेकिन यहां पे जो रिटायरमेंट एडमिशन पे वैल्यूड गुडविल है उसे भी बैलेंस शीट में कैरी किया जा रहा है या बैलेंस शीट में रेज किया जा रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। और इसका जस्टिफिकेशन यहां से मैं आपको और दे सकता हूं। जब यहाँ पे हमें गुडविल ट्रीटमेंट के लिए इसी स्टडी मटेरियल के अंदर जब गुडविल ट्रीटमेंट का बात किया गया था तो वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन है, हियर यू कैन सी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 277 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पेज पे भी इन्होंने ये देखिए, यहाँ देखिएगा, गुडविल according to accounting standard 10 AS 10 as to related to accounting of fixed assets, paragraph 16, goodwill should be recorded in the books only when some consideration of money or money worth has been paid or for it, whenever a business is acquired for a price which is excess of the value of net asset। एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, मार्क कर लीजिए इसको, ये पेज नंबर 277 ऑफ योर स्टडी मटेरियल मार्क कर लीजिए। और एक और क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया है, बहुत 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 क्लियरली यहां जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसे भी देखें। पैरा 16 of AS 10 specified that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it। It means that only purchased goodwill can be recorded in the books of accounts at the time of admission, retirement or death of partners. Goodwill cannot be raised in the books of the firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it। मिला? ये बोल्ड में मार्क किया हुआ है, बोल्ड में मार्क किया हुआ है, इसे मार्क कर लीजिए, इसे क्लियरली मार्क कर लीजिए। और फिर अगेन एक बार और क्लैरिफिकेशन दिया है, आफ्टर इशुएंस ऑफ AS 10 read with AS 26, the question of raising the amount of goodwill and writing it off is no longer valid। गुडविल रेज करना और रेज्ड गुडविल को फिर बाद में राइट ऑफ करना इज नो लॉन्गर वैलिड। ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग को ही फॉलो करना है। ये तीनों क्लैरिफिकेशन, तीन बार यहां पे क्लैरिफाई किया है। उसके बाद भी जब ये सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ये गुडविल को रेज कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, बैलेंस शीट में कैरी कर रहे हैं, नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल, नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। दैट्स व्हाई जो क्वेश्चन नंबर 22 और उससे पहले भी जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, फॉलो द सेम प्रोसीजर। 22 में जो मैंने आपको तरीका बताया था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, जस्ट फॉलो दैट पार्ट ओनली, सिर्फ आप उसी को फॉलो करेंगे। ओल्ड गुडविल जो भी बैलेंस शीट में है उसे ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दीजिए, और जो नया वैल्यूड गुडविल है उसे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में एडजस्ट कर दीजिए। सो द लास्ट क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट गिवन बाय मी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, फॉलो दैट ट्रीटमेंट ओनली। यहां के ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे आप लोग, अदरवाइज कंसेप्चुअली रॉन्ग है
और ये मैंने आपके स्टडी मटेरियल से ही स्पेसिफाई कर दिया है। गाइस स्टडी मटेरियल में इश्यूज हैं, आई कांट डू एनीथिंग, ये गड़बड़ किया है इन्होंने तो किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा अभी उसी स्टेज पे हमने छोड़ा था, वहां पे ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सो आई हैव योर स्टडी इन माई हैंड, तो मैं वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूं। आप अपने स्टडी मटेरियल को ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 23 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 23। हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 23। XYZ are partner sharing profit and losses in the proportion of 3:2:2 respectively. The balance sheet of the firm as on 1st January was as follows. ये क्वेश्चन रीड करते वक्त मैं यहीं पे डिस्प्ले कर देता हूं। बैलेंस शीट दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स आर देयर, XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2। X retired on 1st January 2013, on which date R is admitted. X का रिटायरमेंट for the purpose of adjusting the between on partners goodwill to be valued at 84,000, goodwill valuation 4,000 given है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि दैट इनकमिंग पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है, तो हमें कैपिटल टू कैपिटल एडजस्टमेंट डालना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय दिस मच अमाउंट, सन्ड्री डेटर इन स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड टू 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ये भी लैंग्वेज में गड़बड़ है, फॉर श्योर लैंग्वेज में गड़बड़ है, फॉर श्योर लैंग्वेज में देखिए फिर मिस्टेक है। सन्ड्री डेटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 बट स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1 लाख। स्टॉक को 1 लाख रुपए करना है, 12,000 का लॉस है। डेटर को 16,000 से रिड्यूस करना है, डेटर को 16,000 से रिड्यूस करना है, मतलब डेटर में 16,000 का लॉस है। X to be received 44,000 in cash and the date of retirement, and the balance due to him remain as loan at 8% per annum. Repayment of loan to be made at the end of each year by annual installment representing 25% of the future profit before charging interest on loan. लोन का जो रीपेमेंट हमें करना है, लोन का जो हमें रीपेमेंट करना है वो हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना है। कितना? इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन नहीं है, ये बोल रहा है इंस्टॉलमेंट कितना। तो इंस्टॉलमेंट के लिए बोला है कि जो भी प्रॉफिट आप कमाने वाले हो, जो भी उस साल का प्रॉफिट आपका होने वाला है, उस प्रॉफिट का 25% के इक्वल इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट छोड़ के रिमेनिंग प्रॉफिट का, इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट का 25% जितना भी बनता है उतना अमाउंट आप लोन का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। मतलब दे वांट टू से कि हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट में से लोन रीपे करेंगे, उस प्रॉफिट में से लोन रीपे करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 25% हम एक रिजर्व बना देंगे और उतना ही अमाउंट हम रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में डालेंगे। देखते हैं ट्रीटमेंट। R is to bring 1 lakh in cash as his capital on that date. The new partner are to share profit and losses equally after after paying the interest on X loan. That is okay. After paying the interest on X loan, the net profit for the year ended is 64,000 before taking into account the installment payable to X. हमारा करंट ईयर प्रॉफिट है 64,000 रुपीज का। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहले रेशो कैलकुलेशन, सबसे पहले रेशो कैलकुलेशन। ओल्ड रेशो था 3:2 XYZ, XYZ, R is coming in 3:2, 3/7, 2/7, न्यू रेशो
The new partners are to share profit and losses equally. न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर करने वाले हैं. तो न्यू रेशो इज हु इज रिटायरिंग एक्स रिटायर्ड. तो एक्स का न्यू प्रॉफिट हो जाएगा 0 और बाकी सबका न्यू प्रॉफिट होगा 1/3. 3/7 गेन. सेक्रीफाइस पॉजिटिव है. -1/21. -1/21 gain. -1/21 gain and -1/3 gain. So 3 partners are gaining 1/21. Correct. 3 partners are gaining and 1 partner is sacrificing. X sacrifice कर रहा है, will get the goodwill. Y, Z and R are gaining, तो उनको गुडविल पे करना पड़ेगा. और यही नेट एडजस्टमेंट आप कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. हमारा गुडविल वैल्यूएशन हुआ था 84,000 रुपीज का. तो हम 84,000 से डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे. R डेबिट, Z डेबिट, Y डेबिट, X क्रेडिट. ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. $84,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3. इसको गुडविल मिलेगा 36,000 क्रेडिट. 4,000 डेबिट, 4,000 डेबिट एंड 28,000 डेबिट. ये हो गया आपका गुडविल का वन शॉट डायरेक्ट ट्रीटमेंट. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बात समझ में आ रही है. ऑलवेज डू इन दिस मैनर. हमेशा इसी तरह से करना गाइज, ताकि एक ही शॉट में इनकमिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर दोनों का गुडविल वैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम. डायरेक्टली दोनों का हमने गुडविल वैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया. डेबिट 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 एंड क्रेडिट. ये हो गया पहला एडजस्टमेंट डन. अब इसके बाद फटाफट आ जाते हैं और हम बनाते हैं हमारी रिक्वायर्ड अकाउंट्स. मैं लूंगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है. रीवैल्यूएशन बनाने को नहीं बोला है क्वेश्चन में. तो वर्किंग नोट नंबर 2, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं. तो हमने बात किया यहां पे डेटर्स में हमें लॉस है. डेटर्स में देयर इज अ लॉस ऑफ 16,000. स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1 लाख, तो 12,000 रुपए का स्टॉक में भी लॉस है. एंड नथिंग एल्स. तो रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है हमारा 28,000, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो X Y Z 3:2. 28,000 3/7 12,000 8,000 8,000. ये सभी डेबिट हो जाएंगे. 12,000 8,000 एंड 8,000. ये रीवैल्यूएशन लॉस का वर्किंग नोट बन गया हमारा. आई थिंक क्लियर है. दोनों वर्किंग नोट आराम से समझ लीजिए. दोनों बात बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होगा आप लोगों को. दोनों वर्किंग नोट आराम से समझ लीजिए. बोथ द पार्ट्स आर क्लियर. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड. फटाफट से इस कैलकुलेशन साथ में करते चलें, कंफर्टेबल रहेंगे. नाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ P&L appropriation account for the year ended 31st December 2012.
31 दिसंबर 2012 गाइस, 31 दिसंबर 2012 का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है, लेकिन 31 दिसंबर 2012 में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे हम? अगेन देयर इज अ मिस्टेक। 31 दिसंबर 2012 का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाएंगे? नॉट नीडेड, ये 13 होना चाहिए। इट्स 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड आर, एक्स वाई जेड आर, ये कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं हम तीनों पार्टनर्स का और एक इनकमिंग पार्टनर का, चारों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 1,80,000, 70,000 नील। अब वही ट्रीटमेंट ऑफ लाइन और लाइन ऑफ एक्शन। डेट मिस्टेक, यस बेटा डेट मिस्टेक है यहाँ पे, इट शुड बी 13। अब वही लाइन ऑफ एक्शन ये हम बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन। एक्स का रिटायरमेंट और वाई का एडमिशन, इट इज ऑन 1 जनवरी 13। रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर हम ईयर एंड की बात वापस करेंगे। तो यहां पे वही लाइन ऑफ एक्शन। सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। गुडविल ट्रीटमेंट हमने क्लियर कर लिया। एक्स विल गेट अ क्रेडिट एंड वाई जेड आर विल बी डेबिटेड। एक्स विल गेट अ क्रेडिट, एक्स विल गेट अ क्रेडिट बाय वाई, बाय जेड, बाय आर। 4,428 और 2x 4,428। एक्स को हमने क्रेडिट दे दिया 36,000 रुपीज का और वाई में, जेड में एंड आर में डेबिट कर दिया 36,000 रुपीज का। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 2, रिजर्व्स। नो, देयर इज नो रिजर्व। एडमिशन तो कैपिटल आना चाहिए, यस कैपिटल आ रहा है। बाय बैंक, एक्स इज कमिंग विद कैपिटल ऑफ व्हाट? एक्स नहीं, आर इज कमिंग विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। आर इज कमिंग विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। आर के अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल डाल दिया हमने। आर इज कमिंग विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। आर के अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल डाल दिया हमने। नेक्स्ट, रिजर्व नहीं है। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस। एक्स वाई जेड में रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट कर देंगे। 12,000, 8,000, 8,000। revaluation loss debited in old partners in their old ratio. Done. सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। x is going out, उसको कैश चाहिए तो x को हम 44,000 पेमेंट कर रहे हैं और x का बाकी अमाउंट हम लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं और x को हम बाय बाय कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं और बाकी पार्टनर्स का फॉर नाउ बैलेंस निकाल रहे हैं। बाकी पार्टनर्स का फॉर नाउ बैलेंस निकाल रहे हैं। $1,36,000 ₹80,000 हमने उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ₹80,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाकी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस $80 - 12, 68,000।
70 minus 12, 58,000. 1 lakh minus 28, 72,000. It is the balance of capital account of the remaining partner, जिसे हम अब कैरी कर लेते हैं नीचे by balance brought down 68, 58 and 72. यहां तक की वर्किंग आई थिंक क्लियरली समझ में आ गई। यहां तक की वर्किंग आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। देखिए हमने वही एडजस्टमेंट किया, अपने तरीके से किया तो भी हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर। एक्स का लोन 80,000 एग्जैक्टली सेम है और वाई जेड के क्लोजिंग बैलेंसेस राइट नाउ जो इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंट है। आएंगे रीजन बीइंग इन्होंने गुडविल ट्रीटमेंट नहीं किया आर के एडमिशन पे। आर के एडमिशन का गुडविल ट्रीटमेंट ही नहीं किया है इस क्वेश्चन पे। आर गुडविल लेके ही नहीं आया है। आर इज कमिंग इन द फर्म, आर गुडविल लेके ही नहीं आया और आर का गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं किया है एंड दैट इज अगेन रॉन्ग। तो इसलिए हमने गुडविल ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग किया है। अब क्या है सर, अब इस साल हमारा नेट प्रॉफिट होता है 64,000 रुपीज का। नेट प्रॉफिट 64,000 रुपीज का, ठीक है। द नेट प्रॉफिट इज ऑफ 64,000 रुपीज और ये नेट प्रॉफिट है हमारा बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम यहां बनाते हैं एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बाय नेट प्रॉफिट 64,000। नाउ रीड क्या बोल रहा है नेट प्रॉफिट के लिए। इसमें हमें बोला गया है आर इज टू ब्रिंग, इसके बाद द न्यू पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स के लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 64,000 बिफोर टेकिंग इन अकाउंट द इंस्टॉलमेंट पेबल टू एक्स। एक्स को पेमेंट करने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट है 64,000। अब यहां पे क्लैरिटी नहीं है, एक चीज की क्लैरिटी बिल्कुल भी हमें नहीं मिल रही है कि ये जो 64,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट है, ये जो 64,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। आई एम अज्यूमिंग इट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक पे नहीं किया है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। यहां हम नेक्स्ट का लोन अकाउंट भी ले आते हैं। बाय एक्स कैपिटल 80,000 रुपीज ट्रांसफर होके आया बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर annum 6400 टू बैंक। इसे हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो हम यहां चेक करेंगे और टू बैलेंस CD ईयर एंड पे इसका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। ये 6400 रुपीज का हमें इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे करना है। इंस्टॉलमेंट के लिए क्या बोला है, repayment of loan is to be made at the end of each year by annual installment representing 25% of the profit before interest on loan। लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले के प्रॉफिट का 25% हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। हमारा लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है 64,000। तो इंस्टॉलमेंट इस साल का जो इंस्टॉलमेंट हमारा बनता है वो हमारे प्रॉफिट का 25% यानी 16,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट बनता है। इस साल का जो हमारा इंस्टॉलमेंट बनता है वो 16,000 रुपीज का बनता है। तो हम यहां उसको पे करेंगे 16,000 इंस्टॉलमेंट और 6,400 रुपीज का इंटरेस्ट। 22,400 रुपीज हम उसे पे करने वाले हैं।
रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचेगा 64,000। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? Again I am telling, once again I am telling, don't see the solution part of the question because it is definitely totally misleading. So यहाँ पे फोकस करो, बात समझ में आ गई? लोन 80,000 के लोन में 80,000 के लोन में कितना लोन का इंस्टॉलमेंट इस साल पे करना है? क्वेश्चन सेज 25% of the profit before interest. I am assuming the profit given in question is before interest. तो इस प्रॉफिट का 25% इक्वल टू 25% ऑफ द प्रॉफिट हमने उसे लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया और 6400 रुपीज उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया। ये इंटरेस्ट हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6400 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन 6400 रुपीज हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन 6400 रुपीज हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। नाउ व्हाट? Now what? अब रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में शेयर कर दिया जाएगा YZR इक्वली। ये हमने रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में शेयर कर दिया इक्वली। वापिस समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सेज द लोन ऑफ द पार्टनर, लोन ऑफ द पार्टनर रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना देना है? इट इज नॉट इक्वल इंस्टॉलमेंट, इट इज रीपेमेंट ऑफ द पार्टनर्स लोन। लाइन पढ़ें, repayment loan to be made at the end of each year by annual installment representing 25% of the profit. प्रॉफिट के 25% के बराबर हम उसे रीपेमेंट करेंगे। तो 25% ऑफ द प्रॉफिट, 64,000 का 25%, 16,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट जाएगा पार्टनर को, एक्स को, और लोन का साथ में इंटरेस्ट अलग से देना है या इंटरेस्ट उसी में इंक्लूड है ये भी इन्फॉर्म नहीं है, तो उसका अजम्पशन लिया है कि इंटरेस्ट भी पे करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। बिकॉज इट इज नॉट मेंशन देयर कि दिस रीपेमेंट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और नॉट। फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, डेबिट कर दिया इंटरेस्ट, और बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहां आ जाते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ईच पार्टनर विल गेट 19,200, और ये अकाउंट फॉर नाउ क्लोज हो जाएगा टू बैलेंस CD से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये एक्स P&L अप्रोप्रिएशन एंड एक्स लोन अकाउंट। और नीचे अजम्पशन लिखिएगा, नीचे अजम्पशन लिखिएगा। It is not specified that installment amount is including interest or not, so interest is paid separately। ये हमने अजम्पशन डाल दिया कि सर हमें नहीं मालूम कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या नहीं, इसलिए हमने इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट अलग से पे किया है। फाइन, ओके, so this question is completely okay with you?
आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट कम एडमिशन, क्वेश्चन नंबर 24, एंड देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम. गीता मीता आर इक्वल पार्टनर्स. बाय एग्रीमेंट, Geeta by agreement retires and Lata join the firm on the basis of 1/3 share. Goodwill and fixed assets valued at 30,000 and 1,40,000 respectively, and it was agreed to return up accordingly before admission of Lata as partner. Sufficient money is to be introduced so as to enable Geeta to be paid off and leave 5,000 cash at bank. Meeta and Lata are to provide such sum as to make their capital proportionate to their share of profit. Assuming the agreement was carried out, show the journal entries required and prepare the balance sheet. Fine, simple. गीता मीता इक्वल पार्टनर हैं और गीता के जाने के बाद मीता और कौन बचेगा? नया पार्टनर कौन आ रहा है? मीता, और द न्यू पार्टनर कमिंग इन इज लता, और लता ले रही है 1/3 प्रॉफिट शेयर. ठीक है, ओके, वर्किंग पे आ जाते हैं. मीता, गीता, लता. ओल्ड रेशो 1/2 1/2 नील. न्यू रेशो गीता नील और मीता लता 1/3. अब 1 में से 1/3 लता को चला जाएगा तो ऑब्वियसली 2/3 मीता के लिए बचेगा. समझ में आ रहा है? 1 में से 1/3 लता ले लेगी तो मीता के लिए बचेगा 2/3. चेक करते हैं. गेनिंग सेक्रीफाइसिंग -1/6 1/2 -1/3. sacrifice debit, sacrifice debit, gain credit. गीता will gain 1/2 credit. मीता एंड लता दोनों ने गेन किया है तो डेबिट हो जाएंगे, और गीता सेक्रीफाइस कर रही है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग. गीता इज सेक्रीफाइसिंग, तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिट मिलेगा. कितना? ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल, एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर गिवन इन क्वेश्चन इज 30,000. 30,000. आई एम टेकिंग न्यू गुडविल ओनली गाइस. ओल्ड गुडविल में राइट ऑफ करूंगा. 5,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट. Old goodwill we will write off. Old goodwill we will write off amongst old partners. Done. जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं. शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट वन. पर साथ में हमें वर्किंग और बनानी पड़ेगी, तो पहले वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं. कैश कितना लेके आना है एंड ऑल. तो वर्किंग नोट नंबर 2, रीवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस. फिक्स एसेट्स वैल्यूड एट 1,40,000. फिक्स एसेट को हमने वैल्यू किया है 1,40,000 पे, और हमारे पास फिक्स एसेट्स बुक्स में है 1,20,000 माइनस 12,000 पे. तो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 and provision for depreciation is not now needed for now, तो वहां भी 12,000 का प्रॉफिट. there will be a total profit of 32,000 will be taken by Meeta and Geeta 1:1, 16,000 and 16,000. is it okay? 16,000 रुपीस का दोनों को प्रॉफिट मिलेगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा. ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. देखो, फिक्स एसेट्स 20,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, और साथ में रीवैल्यू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना हुआ है जो राइट ऑफ करना पड़ेगा. खत्म हो जाएगा, यूजलेस है, तो वो भी हमें प्रॉफिट मिले. वर्किंग नोट नंबर 3,
हम ये चेक करेंगे कि कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन कितनी कैश लेके आएगा, उसके लिए हम बना लेते हैं इनका कैपिटल अकाउंट। उसके लिए हम बना लेते हैं इनका कैपिटल अकाउंट, और या फिर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कितना कैपिटल उनको लेके आना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली बना सकते हैं, तो हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट और उस बेसिस पे हम चेक करते हैं कि इनको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। ठीक है, मीता गीता लता, मीता गीता लता, by balance brought down. Meeta and Geeta balance of capital 1,04,000 and 1,02,000. लता में कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, लता कितनी कैपिटल लेके आएगी वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पे बाकी सारी एंट्रीज मेंशन कर देता हूं। हमें यहाँ क्या बोला गया है अबाउट कैपिटल? Meeta and Lata are to provide such sum to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. तो अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसी तरह का उसी प्रोसीजर को फॉलो करके यहां पे भी वैसा ही ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुडविल ट्रीटेड क्या? मीता डेबिट और लता डेबिट, गीता क्रेडिट। मीता डेबिट, गीता को क्रेडिट मिलेगा बाय मीता बाय लता टू गीता। 5 and 10, 5 and 10, 5 and 10, ये दे दिया हमने इनको गुडविल, ये हमने दे दिया इनको गुडविल। आफ्टरवर्ड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन, by revaluation 16 and 16, 16 and 16 ये दे दिया हमने revaluation, ये हमने कर दिया revaluation 16 and 16। reserves do we have? No, नहीं। old goodwill write off, old goodwill write off to goodwill 9-10,000 का old goodwill to be written off amongst old partners in their old ratio. To goodwill, old partners, old ratio, equal ratio 5,000, Meeta and Geeta. Done. खत्म, और कुछ भी नहीं है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, गुडविल ट्रीटमेंट हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब हमें गीता को पेमेंट करना है टू बैंक। गीता का पेमेंट निकालते हैं और बाकी दोनों पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल लेके आएंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए आगे चलते हैं। सो फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर रफली। पहले गीता को पेमेंट का बैलेंस निकाल दीजिए। 1,02,000 प्लस 133 minus 5,000, 1,28,000 rupees to be paid to Geeta, 1,28,000 rupees to be paid to Geeta। गीता को हमें 1,28,000 rupees पे करना है, गीता को हमें 1,28,000 rupees पे करना है। ठीक है, 5,000 का हमें बैलेंस रखना है, वो भी ठीक है। अभी हम निकालते हैं क्या इनका कैपिटल स्टेटस है, क्या इनका कैपिटल स्टेटस है। तो पहले तो कैश रिक्वायर्ड, अमाउंट टू बी पेड टू गीता 1,28,000, बैलेंस इन बैंक टू बी मेंटेन 5,000, अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल कैश, कितना कैश अवेलेबल है सर आपके पास? सर हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर 8,000 रुपीज अवेलेबल है, अवेलेबल कैश 8,000, शॉर्टेज,
शॉर्टेज आती है 1,25,000 रुपीज की, शॉर्टेज आती है 1,25,000 रुपीज की, शॉर्टेज 1,25,000 रुपीज की। ठीक है, अभी 1,25,000 रुपीज का शॉर्टेज है, ये तो उनको लाना ही पड़ेगा। 1,25,000 रुपीज का ये शॉर्टेज है, ये तो उनको लाना ही पड़ेगा। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? मीता, मीता का कैपिटल बैलेंस देखते हैं। 1,04,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000, 1,10,000, 1,10,000। और लता में नेगेटिव कैपिटल बैलेंस है 10,000 रुपीज का, लता में नेगेटिव कैपिटल बैलेंस है 10,000 रुपीज का। एक मिनट, तो दोनों का मिला के टोटल कैपिटल बैलेंस आ रहा है 1 लाख, 1,10,000, 10,000 नेगेटिव। कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल आ रही है 2,25,000 रुपीज, फर्म की कैपिटल आ रही है 2,25,000 रुपीज। मीता 2,25,000, उसका प्रॉफिट शेयर 2/3। लता 2,25,000, उसका प्रॉफिट शेयर 1/3। इसका कैपिटल होना चाहिए 150, इसका कैपिटल होना चाहिए 75। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी, लता का 75, मीता का 150 टू बैलेंस सीडी 150 75। तो यहां पे कितना कितना कैश इनको लाना पड़ेगा? शी हैज टू कम विथ कैश ऑफ 85,000 rupees and she has to come with cash of 40,000 rupees। अब टोटल बैलेंस कर दीजिए। ये हो गया आपका फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट। वापस समझिएगा, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा पूरा पॉइंट। हमें इनका कैपिटल बैलेंस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है, हमें इनका कैपिटल बैलेंस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है। कैपिटल बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कैश की शॉर्टेज कितनी आ रही है। गीता को पेमेंट करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ 1,28,000 रुपीज और बैंक में बैलेंस मेंटेन करने को वी नीड 5,000। इसमें से टोटल 1,08,000 बैंक बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमने माइनस कर दिया, तो इतना तो शॉर्टेज ऑफ कैश आ रहा है। 1,25,000 इज शॉर्टेज ऑफ कैश जो कि हमें मंगवाना है। और करंटली उनका जो कैपिटल बैलेंस है, एक का कैपिटल बैलेंस 1,10,000 है और दूसरे का नेगेटिव 10,000 है, तो इनका कैपिटल बैलेंस अभी जो कैपिटल चल रही है फर्म में इन दोनों पार्टनर की मिला के वो 1 लाख है और 1,25,000 और बिजनेस में आएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बिकम 2,25,000। और ये जो 2,25,000 की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनेगी, उसमें इनका जो शेयर होना चाहिए कैपिटल ऑफ एम और कैपिटल ऑफ एल, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से होना चाहिए 150 एंड 75। 150 का जो कैपिटल बैलेंस मीता को मेंटेन करना है वो उसके अकाउंट में डाल दिया और लता का कैपिटल बैलेंस 75 उसके अकाउंट में डाल दिया। तो बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल गया कि इनको कितना कितना कैश लेके आना पड़ेगा। 40,000 रुपीज मीता लेके आएगी और 85,000 रुपीज लता लेके आएगी। ये बात यहां सबको क्लियर हो गई।
ये क्लियर हो गई, और इससे जो कैश आएगा उससे हम गीता का पेमेंट कर देंगे। इज इट क्लियर? फाइन। अब जनरल एंट्रीज तो आप बना ही लेंगे, सिंपल सी है। मैं नई बैलेंस शीट ड्रॉ कर देता हूं। ओल्ड बैलेंस शीट से चलें, गुडविल खत्म हो गया। फिक्स्ड असेट, फिक्स एसेट का वैल्यूएशन 1,40,000 रुपीस पे हो चुका है। करंट एसेट में स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं 60,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं 40,000। बैंक बैलेंस हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है 5,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। कैपिटल ऑफ मीता एंड लता 1,50,000 एंड 75,000, 2,25,000। क्रेडिटर 20,000, नो चेंज। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म हो गया है और ये बैलेंस शीट भी खत्म हो गई है, मैच हो जानी चाहिए। $2,45,000 बैलेंस शीट मैच्ड। ये हो गया हमारा फाइनली बैलेंस शीट टैली। क्या ख्याल है? क्लियर है? अगेन आपके सॉल्यूशन में यहां पे भी प्रॉब्लम है। इन्होंने गुडविल को नई बैलेंस शीट में कैरी किया है और उस वजह से अगेन प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में बढ़ाइए। बल्कि गुडविल कैसे बढ़ा सकते हो? गुडविल आप वैल्यूड गुडविल को बैलेंस शीट में कैरी नहीं कर सकते, इन्होंने किया है, तो अगेन वो एक प्रॉब्लम है, समझिएगा। और यहां पे ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। एंड आई थिंक मैं एक बार पूरा सॉल्यूशन आपको शो कर देता हूं विद वर्किंग नोट नंबर 1। दिस वन, गुडविल कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस, capital account of the partners, calculation of required cash and the total capital of the firm, इस कैपिटल में पार्टनर्स का कितना शेयर या बैलेंस होना चाहिए, एंड फाइनली द बैलेंस शीट। सो आई थिंक ऑल सॉर्टेड, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। अब मैं प्रॉब्लम की बात कर लेता हूं। यू सेंड मी सम प्रॉब्लम्स हियर। तो आप लोगों ने जो प्रॉब्लम रेज किया है, लेट मी चेक द क्वेश्चन नंबर दैट यू आस्क्ड मी। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 14 का स्टॉक इन ट्रेड का इफेक्ट क्या होगा? इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड 10,750 रुपीज आपको बैलेंस शीट में दिया है। एडमिशन का क्वेश्चन है, स्टॉक के बारे में पॉइंट नंबर डी में लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रीवैल्यूड एट 12,000 बट द इफेक्ट इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। स्टॉक को 12,000 रुपीज पे लेके आना है, लेकिन इसे बुक्स में शो नहीं करना है। तो जिस भी अमाउंट को आप बुक्स में शो नहीं करना चाहते हो, उन्हें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में आप एडजस्ट करते हो, उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करते हो। यहां पे हमें स्टॉक में 1250 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। ये 1250 रुपीस गेनिंग पार्टनर को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करके आप एडजस्ट करेंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 1250 रुपीस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इज इट क्लियर? 1250 रुपीस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो में एडजस्ट किया जाएगा। और या फिर दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं, 1250 रुपीस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में रेस करो और न्यू पार्टनर न्यू रेशो में खत्म करो।
क्वेश्चन नंबर 13 में स्टडी का सॉल्यूशन में एडवर्टाइजमेंट नाम डाल के प्रॉफिट दिखाया है, कैसा, क्यों? 13 बेटा लश आपके यहाँ पे क्या करके दिखाया है वो तो इंस्टीट्यूट ही जाने क्या मॉड्यूल बनाया है। कहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रॉफिट बाय एडवर्टीजमेंट, कैपिटल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। ये प्रॉफिट किस चीज का है? 1488 एंड 992 किस चीज का प्रॉफिट है यहाँ पे? किस चीज का प्रॉफिट दिया है? मैंने क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को, मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। किस चीज का प्रॉफिट दिया है? कैन यू टेल मी? Bring some provide furniture, private stock costing 8,000 in addition contribution 50,000. Goodwill will be valued. पास्ट एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है ये। ओ ये पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है, पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं है बेटा। मैंने ये सोल्यूशन करवाया है, आप मेरा वाला सोल्यूशन कॉपी करें, मेरा वाला सोल्यूशन चेक करें, मिल जाएगा आपको आंसर। मैंने ये करवाया है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है 13 नंबर, आप चेक करें वहां पे मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया आपको वही करना है। मैंने जो ट्रीटमेंट करवाया, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ गलत लग रहा है मुझे। मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उसको देखिएगा। रिजर्व का एडजस्टमेंट इन इलस्ट्रेशन नंबर 11। रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, लेकिन ये चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मेंटेन करना चाहते हैं। तो बताया था रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डेबिट करो और फिर न्यू पार्टनर न्यू रेशो में वापस क्रेडिट कर दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, जहां भी बैलेंस शीट में कोई भी फिगर वो चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में उसे खत्म करें और उसे वापस बुक्स में ले आए न्यू पार्टनर न्यू रेशो के अंदर। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये रिटायरमेंट तक का काम हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डेथ ऑफ पार्टनर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डेथ ऑफ पार्टनर। यहां तक क्वेश्चन सारे एक बार करके चलिएगा। मैंने जो सॉल्यूशन प्रोसीजर बताया है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है? बाय, सी यू, थैंक यू।